साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों आज की जो क्लास है यह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो ये क्लास है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूरी क्लास देखनी होगी, तब जाके आप समझ पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे होती है। DY चंद्रचूड़ के बाद अगले CGI कौन होने वाले हैं, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि 2030 तक जिन जिन को CGI बनना है उनकी एक लिस्ट है। उस लिस्ट को आपको बताएंगे, सारे नाम बताएंगे आपको। कॉलेजियस सिस्टम क्या होता है जिसके माध्यम से यह CGI नियुक्त किए जाते हैं, जो जज होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। ये भी बताएंगे कॉलेजियम सिस्टम क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है, क्या स्थायी संस्था है या अस्थायी संस्था है। इन तमाम बातों को लेकर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपके सामने रखेंगे, इसलिए क्लास बहुत जरूरी है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो देखिए आइए क्लास से अब यहीं शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। ये देखिए, ये पहला, अब ये दूसरा फोटोग्राफ्स है। तो ये देखिए ये जो फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स ये हमारे वर्तमान CGI हैं, ठीक। और ये दूसरे CGI हैं जो चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ के बाद अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। तो देखिए इनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक। अगले होने वाले जो हमारे CGI हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक। संजीव खन्ना होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चर्चा में क्यों, ठीक। अब आपको समझना है कि ये जो चर्चा में क्यों है, जो अगले CGI नियुक्त होने वाले हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कानून मंत्रालय को संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा है। अब आपको समझना, अगर किसी CGI की नियुक्ति होनी है, ठीक, जो वर्तमान जज होते हैं, CGI होते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं कानून मंत्रालय को कि अगले CGI के पद पर अमुक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है। तो उसी के तहत DY चंद्रचूड़ ने, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है, इन्होंने कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखा है कि हमारे बाद संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए एक प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, ठीक। अब प्रमुख बिंदु जो है, देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। अब देखिए प्रमुख बिंदु में है कि DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब आपको समझना, 10 नवंबर को, इसी अगले 10 नवंबर को, अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 18 अक्टूबर है, ठीक। 10 नवंबर को DY चंद्रचूड़ अपने एक लंबे कार्यकाल के अंतर के बाद CGI पद से रिटायर हो जाएंगे। तो उन्होंने रिटायर होने के पहले संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के CGI के पद पर नियुक्त करने के लिए एक पत्र कानून मंत्रालय को लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए लिखा है कि केंद्र सरकार ने परंपरा के अनुसार, एक परंपरा जो चल रही है CGI के नियुक्त की या उत्तराधिकारी नियुक्त करने की अनुसार, चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया। एक परंपरा चल रही है कि जैसे जब किसी CGI का रिटायरमेंट आता है
तो जो केंद्र सरकार है, जो कानून मंत्रालय है, वह सीजीआई को एक पत्र लिखता है कि आप जिसे चाहें सीनियरिटी के आधार पर या किसी और आधार पर आप एक नाम लिख करके केंद्र सरकार को भेजिए कि इस व्यक्ति को हमारे उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो उसी के तहत एक परंपरा जो चली आ रही है, उसी के तहत चंद्रचूड़ महोदय ने, जो हमारे वर्तमान सीजीआई हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ये जो संजीव खन्ना है, ठीक, संजीव खन्ना जो हैं, इनके नाम का प्रस्ताव लिख करके केंद्र सरकार को भेज दिया है कि संजीव खन्ना हमारे अगले सीजीआई बनेंगे। अब देखिए, अब जानते हैं संजीव खन्ना के विषय में। ठीक, अब संजीव खन्ना के विषय में हम लोग जानेंगे ये कौन है। अब देखिए जो पहला बिंदु यहाँ पे, वर्तमान समय में संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। ये जो संजीव खन्ना जी हैं, जो अगले सीजीआई बनने वाले हैं, 10 नवंबर को शपथ लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। ठीक, अब आगे लिखा है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। जो चिट्ठी या पत्र सीजीआई चंद्रचूड़ ने लिख करके भेजा है कानून मंत्रालय केंद्र सरकार को, जब उसकी मंजूरी केंद्र सरकार दे देगी कि हाँ आपने जिस नाम को नामित किया है वह अगले सीजीआई बनने के योग्य हैं, तो जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलती है तो संजीव खन्ना अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब देखिए, संजीव खन्ना जी के विषय में एक बात है कि यह भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ये जो डीवाई चंद्रचूड़ है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो वही जो संजीव खन्ना जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इनका जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल इनका 6 महीने का होगा। ठीक, संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का होने वाला है। ठीक, अब ये रिटायर कब होंगे, देखिए ये 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। कौन? ये संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ गया है, अब आपको समझना। देखिए यहाँ पे, इसमें आपको पता चलेगा कि 2030 तक जो सीनियरिटी के हिसाब से जज बनने की लाइन में खड़े हैं, उनके जो नाम हैं वो आपके सामने निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे, थोड़ा इसको बड़ा कर दें, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए लिखा है कि अपेक्ष कोर्ट्स लाइन ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ये देखिए पहला जो फोटो यहाँ पे बना है, ये वाला, ये जो डीवाई चंद्रचूड़ के पहले जज थे, उनका नाम था जस्टिस यू उमेश ललित, अर्थात यू ललित। इन्होंने जो कार्यकाल किया था 27 अगस्त 2022 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल था। जब डीवाई चंद्रचूड़ महोदय सीजीआई बने थे, तो ये जो शपथ लिए थे 9 नवंबर 2022 को शपथ लिए थे और 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब डीवाई चंद्रचूड़ के बाद जो जज बनने वाले हैं, ये उनकी फोटो है। ठीक, अब जब इनकी फोटो ये है, देखिए ये है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो है, इनका जो कार्यकाल है 11 नवंबर 2024 से लेकर के 13 मई 2025 तक। ठीक,
अब देखिए, इनके जो फादर थे ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे थे। ठीक, अब चलते हैं, देखिए इसमें और जो फोटो है उसको समझते हैं। अब देखिए, जो संजीव खन्ना जी के बाद जो जज बनने वाले हैं उनका कार्यकाल हम समझते हैं। देखिए ये है जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस जो बी आर गवई हैं ये संजीव खन्ना के बाद अगले सीजीआई बनेंगे, अर्थात 13 मई 2025 के बाद। अब देखिए इनका जो कार्यकाल होगा ये 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। अब देखिए अगले जो जो जस्टिस बी आर गवई के बाद जज बनेंगे 23 नवंबर 2025 के बाद। अब देखिए अगला नाम आता है जस्टिस सूर्यकांत। जो जस्टिस सूर्यकांत हैं इनका जो कार्यकाल बनेगा ये 24 नवंबर 2025 से ठीक 9 फरवरी 2027 तक। इनका भी कार्यकाल काफी लंबा है। ठीक, 24 नवंबर 2025 से लेकर के 9 फरवरी 2027 तक जस्टिस सूर्यकांत देश के सीजीआई बनेंगे। ठीक, 52-53वें जज के रूप में शपथ लेंगे। ठीक, अब देखिए जस्टिस सूर्यकांत के बाद जो शपथ लेने वाले हैं देश के सीजीआई बनेंगे उनका नाम है जस्टिस विक्रम नाथ। क्या नाम है? जस्टिस विक्रम नाथ। ये जस्टिस विक्रम नाथ जी जो हैं ये देश के 54वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। इनका जो कार्यकाल होगा वह 10 फरवरी 2027 के बाद 24 सितंबर 2027 तक। ठीक, इनका जो कार्यकाल होगा वो रहेगा। ठीक, अब ये गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ठीक, ये जस्टिस विक्रम नाथ ये गुजरात हाई कोर्ट के जज भी हैं। अब देखिए, अब जस्टिस विक्रम नाथ के बाद जो सीजीआई बनने वाली हैं एक महिला है। आप देखिए यहाँ पे एक जो फोटो बना है यहाँ पे देखिए ये जस्टिस बी वी नागराथन इनका नाम है। ये इनका जो कार्यकाल है यह 25 सितंबर 2027 से लेकर के 30 अक्टूबर 2027 तक। ठीक, अब देखिए अब 55वें मुख्य न्यायाधीश के बाद जस्टिस ये देखिए अगला जो नंबर आएगा इनका नंबर है जस्टिस पी एस नारागा सिन्हा जो है ये अगले सीजीआई बनेंगे। उसके बाद जो सीजीआई बनने वाले हैं ये देखिए ये हैं जे बी पारदीवाला ये सीजीआई बनेंगे। इनका जो कार्यकाल है यह है 4 मई 2028 से लेकर के 11 अगस्त 2030 तक, अर्थात 2030 तक जितने सीजीआई बनने वाले हैं ठीक सबके नामों की सूची हमने आपके सामने रख दी। अब चलते हैं, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति की जाती है उसमें जो कोलेजियम सिस्टम है वो समझते हैं क्या है। अब देखिए ये जो कोलेजियम सिस्टम है ठीक, अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए कोलेजियम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करने वाली संस्था है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलेजियम प्रणाली क्या है तो जो कोलेजियम प्रणाली है यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के और न्यायाधीशों के स्थानांतरण को लेकर के जो काम करती है संस्था, उसे कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। ठीक। अब देखिए अगला बिंदु जो है, अगले बिंदु में है कि यह ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक। अब आपको समझना है, देखिए जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम है, यह न तो संवैधानिक संस्था ना ही वैधानिक, अर्थात इस संस्था को न तो संविधान के तहत इसमें कोई नियम कानून है कि यह कॉलेजियम प्रणाली होगी और न ही इसे कोई कानूनी मान्यता प्राप्त है, बल्कि जो कॉलेजियम सिस्टम है यह परंपरा पर आधारित एक सिस्टम है। ठीक, एक पद्धति बनाई गई है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, अर्थात उत्तराधिकारी के रूप में उसे चुना जाता है। अब देखिए आगे लिखा है कि इसे उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से स्थापित किया गया है। अब ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, अगर इसकी नियुक्ति की मतलब इसको बनाने, संस्था बनाने की बात की जाए तो यह है ना तो कानून के माध्यम से बनाया गया, न इस संविधान में इसकी कोई व्याख्या है, बल्कि इसको जो स्थापित किया गया यह सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज बैठे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, निर्णय लिया कि हाँ इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है या हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति इस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है। ठीक, ये तो आपका रहा कॉलेजियम सिस्टम। ठीक, अब अगला देखिए यहाँ पे है कि प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। अब प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 जो है उसके विषय में समझते हैं। यहाँ देखिए इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई अनुशंसा को राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। अब यहाँ पे समझिए जो परंपरा चली आ रही कॉलेजियम सिस्टम की, केंद्र जैसे अगर सीजीआई का रिटायरमेंट सामने है तो केंद्र सरकार सीजीआई को एक पत्र लिखेगा कि आप सीनियरिटी के हिसाब से या फिर आप जिसे उचित समझें, जो उस योग्य हो, आप हमारे पास नाम को लिख करके भेजिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होता है अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक व्यक्ति के या फिर एक जो सीनियर लॉयर होंगे उनके नामों की एक लिस्ट, एक नाम लिख करके पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजता है और उसी नाम को लेकर के सुप्रीम जो केंद्र सरकार है उसे स्वीकार करता है, राष्ट्रपति स्वीकार करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस नाम को भी अस्वीकार कर सकता है। हाँ, उसके लिए कोई ठोस रीजन होना जरूरी है। अगर कोई ठोस रीजन मिल गया, जैसे उनके ऊपर कोई यौनाचार का आरोप लगा हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, या फिर उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, इस तरीके से तमाम प्रकार की अगर अनियमितता राष्ट्रपति को समझ में आती है तो उसके नाम को वह अस्वीकार कर सकता है। ठीक, अर्थात जो मुख्य न्यायाधीश नाम की अनुशंसा करके भेजता है केंद्र सरकार को, अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर उसके पास ठोस रीजन हो तो उस नाम को वह अस्वीकार कर सकता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि दूसरा न्यायाधीश मामला 1993। अब दूसरी बार जब न्यायाधीश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो मामला पहुंचा था 1993 में। अब देखिए इसमें लिखा है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं होती। हाँ, जो 1981 का मैटर था वो दूसरा था, लेकिन जब 1993 का मैटर उसके सामने जाता है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जो जजों की नियुक्ति होगी, अनुशंसा की जाएगी,
यह केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद भेजी जाएगी। ठीक, अब समझिए, जैसे 1981 मैटर था कि जो सीजीआई है वो किसी नाम को अगर लिख करके दे देता है, ठीक, अगर उसके खिलाफ कोई ठोस रीजन नहीं है तो केंद्र सरकार उस बात को मान लेता, अर्थात उस समय केवल सीजीआई की अनुशंसा ही पर्याप्त थी। इसी बात को लेकर के कि सीजीआई अकेले किसी सीजीआई की नियुक्ति कैसे कर सकता है, अनुशंसा कैसे कर सकता है, जब इस बात को लेकर के यह मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाता है 1993 में, तब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि देखिए अब केवल सीजीआई ही अगले सीजीआई के नाम की अनुशंसा नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए एक जो सीजीआई होगा वो उसके अलावा दो और वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे जो आपस में सलाह मशवरा करके एक तीसरे जो जिसको अगला सीजीआई नियुक्त करना है उसके नाम की अनुशंसा करने के बाद केंद्र सरकार को एक नाम परामर्श हेतु भेज दी जाएगी। ठीक, यह मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब देखिए, इस अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। अगर हाँ, जैसे मुख्य न्यायाधीश और जो दो और वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, अगर किसी नाम पर आपत्ति हो जाती है जो भेजे हैं, ठीक, अगर कार्यपालिका को लगता है कि जो नाम में सीजीआई और दो अन्य न्यायाधीशों ने सलाह मशवरा करके भेजा है, इनके नियुक्ति में किसी भी तरीके से कोई रीजन मिलता है कि इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो कार्यपालिका अपनी आपत्ति केंद्र सरकार को दर्ज करा सकता है। ठीक, अब जैसे आपको समझिए, जैसे वर्तमान जो नियुक्त होने वाले हैं संजीव खन्ना जी, ठीक, अब इनकी नियुक्ति करने के लिए जब केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के पास पत्र लिखकर भेजा कि आप हमें अगले सीजीआई के नाम का एक प्रस्ताव भेजिए, तब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय ने खुद और दो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ठीक, अर्थात संजीव खन्ना को छोड़ करके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनको अपने पास बुलाते हैं, एक कमेटी गठित करते हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर के एक नाम का प्रस्ताव रखते हैं कि अगले जो सीजीआई होंगे वह संजीव खन्ना होंगे। ठीक, जब तीनों लोगों की सहमति बन गई संजीव खन्ना पर, तो उनके नाम का प्रस्ताव एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार को भेज दिया। ठीक, अगर भेज दिए हैं, देखिए जो कार्यपालिका है, अगर उनको लगता है कि जो सीजीआई और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने नाम लिख करके भेजा है केंद्र सरकार को, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे संजीव खन्ना, अगर इनके नाम को लेकर के कोई आपत्ति है, ठीक, कोई काम उनका बुरा लगता है या किसी उन पर कोई आरोप है, साथ कोई भी अगर आपत्ति दर्ज कराना चाहता कार्यपालिका तो केंद्र सरकार को इसकी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आगे लिखा है, देखिए, मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका की आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, दोनों ही स्थिति में उसका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगा। हाँ, जब वह जो कार्यपालिका है केंद्र सरकार के माध्यम से जब मुख्य न्यायाधीश के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराता है कि आप लोगों ने जिस नाम का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश के रूप में सीजीआई अगले सीजीआई के रूप में भेजा है वो नाम उचित नहीं है, देखिए वह आपत्ति जो भेजा गया है कार्यपालिका के माध्यम से सीजीआई को, जो मुख्य न्यायाधीश है उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी आपत्ति को स्वीकार करें या ना करें। ठीक, दोनों ही स्थिति में जो कार्यपालिका है उस पर बाध्यकारी होगा, अर्थात उसमें फिर कार्यपालिका किसी भी तरीके का कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। ठीक, अब देखिए, ये तो रहा 1993 दूसरा मामला। अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो सीजीआई है, ठीक, जो तीसरा मैटर निकल के सामने आया, तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में। अब यहाँ पे समझिए,
यहाँ पे है कि इस मामले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में अनुशंसा करने से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करना होगा। अब देखिए जो तीसरा मामला है यह जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर के था। अब इसमें यह कहा गया कि अगर किसी जज की नियुक्ति करनी है, ठीक, या फिर किसी जज के ट्रांसफर करना हो कहीं पे, तो 2 लोग 3 लोग मिलकर के अब इसका निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि अब उच्चतम न्यायालय के 4 जो और जज होंगे, अर्थात एक जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है वो, तो 4 और लोग होंगे जो यह फैसला लेंगे कि किस व्यक्ति को, किस वकील को या किस जज को अगले सीजीआई के रूप में नियुक्त करना है या किसकी ट्रांसफर दूसरे जगह करना है। अब इस बात का फैसला न्यायालय के 4 और वरिष्ठतम जज मिलकर करेंगे। यह मामला निकल के आया था तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 के लिए। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लेकर के क्या प्रक्रिया है, अब उसकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, पहला बिंदु ये है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, जो 4 जजों की पीठ निर्णय लेकर के केंद्र सरकार को अर्थात राष्ट्रपति को जो प्रस्ताव भेजती है, उसी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, शपथ दिलाता है। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। अब कुछ भी हो जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी होगी, ठीक, तमाम बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब कभी भी अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसका निर्णय वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है कि उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है। अब समझिए, उच्चतम न्यायालय हुआ, इसमें अगर जज की नियुक्ति करनी है तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे और उच्चतम न्यायालय के जो 4 और वरिष्ठतम जज होंगे, ये क्या करेंगे कि एक नाम का प्रस्ताव तैयार करेंगे और उस नाम के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए भेजते हैं। अब अगला बिंदु यहाँ पे है, यदि 5 में से 2, ध्यान दीजिएगा, 5 में से 2 जज किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करें तो उनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। अब समझिए, यहाँ पे अगर जो 5 लोगों की एक कमेटी बनती है अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के, अगर 5 में से 2 ही जज अगर उस नाम पर आपत्ति दर्ज करा दें कि हाँ, इन नाम को अगले सीजीआई के रूप में इनको भेजा नहीं जाना चाहिए, तो वो जो नाम भेजा जा रहा है तो उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं जा सकता है। आप समझिए, 5 में अगर 2, ध्यान दीजिएगा, 5 में अगर 2 जज उसके नाम के विरोध में खड़े हो गए तो किसी भी हाल में 3 लोग मिल करके राष्ट्रपति के पास उस नाम का प्रस्ताव नहीं भेज सकते। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, सभी न्यायाधीशों की जो सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक नहीं। जो अगले सीजीआई की नियुक्ति अगर करनी है तो ऐसा नहीं कि कोई इसे मौखिक बोल दे कि चलो हम मान लेते हैं हाँ इस न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके लिए एक लिखित सलाह होगी, उस पर सिग्नेचर होगा कि हाँ हमने इस नाम के प्रस्ताव को मान लिया है। ठीक,
तो अब देखिए आगे आगे लिखा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, अब इसके विषय में हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात एनजेएसी, एनजेएसी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है? तो आपको समझना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। अब आगे देखिए क्या है, इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कोलिजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। ठीक, अब आपको समझना है कि जब कोलिजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित, कि जिससे पहले कोलिजियम सिस्टम होता था, अब उसके स्थान पर जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, यह इसमें एक 99वें संविधान संशोधन किया गया, जिसके आधार पर अब मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, वह है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक, अब देखिए ये जो एनजेएसी अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक के नियुक्ति आयोग है, इसमें कुल होते हैं 6 सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लीजिए पर आपके प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपको समझना इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। अब देखिए पहला सदस्य कौन है? पहला सदस्य इसमें होता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसमें जो पहला है जो न्यायाधीश होता है वह होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, और जो दूसरा है यह है सर्वोच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, और जो तीसरा होगा वह है केंद्रीय कानून मंत्री, और जो चौथा है 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति। अब 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति में कौन है? तो इनमें से एक सदस्य कोई महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। ठीक, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अर्थात ये जो 6 लोग हैं मिलकर के एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करते हैं। अब इनके माध्यम से देखिए यह एक संवैधानिक संस्था है, इसके माध्यम से जो जजों की नियुक्ति प्रस्तावित ये सब है वो ये सब मिलकर करते हैं। अब देखिए अब इसी में देखिए लिखा है कि इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी प्रस्तावित है। ये जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ठीक, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या ओबीसी हो या अल्पसंख्यक समूह का सदस्य होना चाहिए, इस नामों को लेकर के एक समिति बनती है। जो समिति नामों का प्रस्ताव देती है, उसके माध्यम से 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए अब जो समिति बनेगी, इस समिति के जो सदस्य होंगे कौन कौन होंगे? समिति के सदस्यों में शामिल थे। अब देखिए पहला कौन होगा? पहला होगा प्रधानमंत्री, ठीक, और दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तीसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष का अगर कोई नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। अब समझिए जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ठीक, उसमें जो 2 वरिष्ठतम व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है, उनमें एक तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे मुख्य न्यायाधीश हो गए। अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता है तो ठीक है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में जो विपक्षी दल होगा और उसमें जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा, जिसके पास सांसदों की संख्या ज्यादा होगी, वह उसमें शामिल रहेगा। अर्थात इतने लोग जो समिति बनेगी ये 2 वरिष्ठतम व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए, इतने लोग उसमें शामिल
रहेंगे। अब देखिए लिखा है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, वह पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब आप समझिए, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति इन लोगों ने मिलकर 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में नाम प्रस्तावित कर देते हैं, इनका जो कार्यकाल होगा, यह कार्यकाल इनका 3 वर्ष का रहेगा। ये 3 वर्ष का रहेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान, अगर 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हो गई तो वह पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात एक बार नियुक्ति हो गई तो दोबारा ये उस काम के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी संरचना, सिद्धांतों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खंडन का तर्क देते हुए एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। देखिए, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट है, एक फैसला सुनाया है कि संविधान के बुनियादी जो संरचना है, सिद्धांत है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक, उसको लेकर के एक खंडन किया है कि जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और सिद्धांत का या उल्लंघन करता है, ठीक, अर्थात स्वतंत्रता को बाधित करता है। इस प्रकार के संस्था जजों की नियुक्ति में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल करके जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, यह राजनीति का शिकार हो जाएगी। इसी बात को लेकर के ये जो संवैधानिक संस्था बनाई गई थी एनजेएसी अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना, अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि एनजेएसी कैसी संस्था है, तो आपको समझना वर्तमान में यह एक असंवैधानिक संस्था है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था यह एक संवैधानिक निकाय था, मतलब था, अब नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक संभावित प्रश्न बन रहा है, संभावित प्रश्न। ठीक, संभावित प्रश्न यह है, इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी में कुल कितने सदस्य थे। ठीक, तो यहाँ पे जो सदस्य की बात है, तो यहाँ पे हमने बताया था, देखिए ऊपर यहाँ पे जो सदस्य है, कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। ठीक, कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। तो साथियों, इस तरीके से आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान जजों के लेकर के नियुक्ति और जो उसके निकाय से संबंधित है, कोलेजियम प्रणाली क्या है, उसके बाद जो 2030 तक जितने जज होने वाले हैं उनके कालक्रम को लेकर के जो जैसे था, हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से क्लास में हमने आपको बताया। तो क्लास अच्छी लगी होगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार फिर कर लीजिएगा, आप करवा दीजिए अपने दोस्तों से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो